ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो पायलट गुट की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है और इसी बीच लंच ब्रेक हुआ है हाईकोर्ट में और 2 बजे एक बार फिर से सुनवाई जो है वो शुरू होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पायलट गुट की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। अभी 12:30 बजे ब्रेक हुआ है लंच का और 2 बजे एक बार फिर से कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। इस दौरान आपको बताया कि मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें जो हैं वो हाईकोर्ट के सामने रखी हैं। एप्लीकेशन लगाई गई है वो विद इन पैरामीटर्स है और जो रूल्स कहते हैं प्रेस्क्राइब करते हैं 21A के तहत वो उसके तहत लगाई गई है और वॉलंटरली माना जाना चाहिए आपका कंडक्ट है उसके। नोटिस के रीजन को रिकॉर्ड पर लेने की बात की। नोटिस के रीजन के लिए यह है कि वो जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर और रूल्स प्रेस्क्राइब करते हैं उसमें सिर्फ लिखाना होता है। जो पीछे की नोट शीट है वो शो कॉज नोटिस के साथ नहीं दी जाती है और अगर जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट को दिखा दिया जाएगा। तो जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए, प्रतिक्रिया आपको सुना रहे थे कि हाईकोर्ट में जो अभी सुनवाई हुई है और आगे फिर 2 बजे जो है वो होनी है और इसी बीच अपनी अपनी तरफ से दलीलें जो हैं वो पेश की गई। मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें जज के सामने रखी हैं। लंच के बाद सुनवाई जो है वो जारी रहेगी और एक तरीके से कहें तो पूरे देश की निगाहें जो हैं वो हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं, राजस्थान हाईकोर्ट पर, क्योंकि बेहद अहम ये सुनवाई है कई मायनों में। इसके बाद प्रदेश की सियासत पर किस तरीके का असर पड़ेगा ये भी देखना अहम होगा। क्या यहां से पायलट गुट को राहत मिलती है या उन्हें झटका मिलता है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जो हैं वो खुल जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर सकता है पायलट गुट या दूसरा जो पक्ष है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान राजीव जैन जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो जुड़े हुए हैं, राजेंद्र शर्मा जी हैं अधिवक्ता हैं और आरपी केडिया जी जो कि पूर्व विशेषाधिकारी हैं संसदीय कार्य विभाग के। साथ ही हमारे सहयोगी सचिन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, लेकिन आप सबके पास आऊं उससे पहले सचिन, अभी तक जो अपडेट है वो आपसे एक बार जान लेना चाहेंगे और 2 बजे जो होना है। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, आज उम्मीद ये की जा रही थी कि लंच से पहले सुनवाई पूरी कर ली जाएगी, लेकिन कोर्ट को लगा कि जो पक्षकार है जिन्होंने प्रार्थना पत्र पेश किए हैं पार्टी बनने के लिए उनको विस्तृत रूप से सुना जाए और यही वजह है कि उनको पहले प्राइमा फेसा सुना गया और उसके बाद उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उन्हें एप्लीकेंट के तौर पर जो है स्वीकार कर लिया गया है और अब कोर्ट उन्हें 2 बजे सुनेगी। लेकिन मोटा मोटा देखा जाए या तो लगभग जो दोनों पक्ष थे यानी सचिन पायलट गुट और स्पीकर गुट, उनकी तरफ से बहस पूरी हो चुकी है। बहस के बाद जो रिजोंडर पेश हुआ वो रिजोंडर पेश हो चुका है। रिजोंडर पर महेश जोशी के जो एडवोकेट हैं देवदत्त कामत, उन्होंने जो बहस करनी थी वो भी हो चुकी है, यानी लगभग पूरी बहस पूरी हो चुकी है जिस पर कोर्ट को निर्णय देना है। अब केवल बचे हैं 2 एप्लीकेंट, जिन 2 एप्लीकेंट्स को सुना जाना है। तो ऐसे में अब ये उम्मीद है कि शाम 4:30 बजे से पहले कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। हालांकि देखिए, ये कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, कोर्ट को अधिकार है कि उसको फैसला लिखने में कितना समय लगता है या कोर्ट फैसला देने में कोई अगर दिन तय करना चाहती है तो दिन तय कर सकती है। लेकिन जितने भी कानून के जानकार है, जो भी लोग हैं जो यहाँ पर इसको देख रहे हैं, दोनों पक्षों के जो वकील हैं, उनका ये कहना है कि संभवतः आज फैसला आ जाएगा। पहले उम्मीद की जा रही थी कि लंच से पहले सुनवाई पूरी कर ली जाएगी और लंच के बाद जो है कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। और देखिए, कोर्ट केवल आज इसी मामले को सुन रही है क्योंकि अभी जो है लंच का समय कोर्ट में नहीं हुआ है। कोर्ट में जो तय लंच होता है वो 1 बजे होता है, लेकिन उससे पहले कोर्ट ने सुनवाई को माफ कीजिएगा, सुनवाई जो है रोक दी है क्योंकि सभी पक्षों की तरफ से बहस पूरी हो चुकी थी और उसके बाद जजेज अपने चैम्बर में चले गए। यानी फैसले पर काम शुरू हो चुका है, ये मान के चला जा रहा है कि फैसले पर काम शुरू हो चुका है। अब केवल दोनों पक्षकार जो बनाए गए हैं, दोनों पक्षकारों को सुनना शेष है और उन दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद इस मामले में कोर्ट 2 बजे के बाद कभी भी जैसे ही उनकी सुनवाई पूरी होती है तो फैसला सुना सकती है। हो सकता है कि पक्षकारों को सुनने के बाद सुनवाई को कुछ देर के लिए और टाला जाए या संभवतः तुरंत जो है कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है, क्योंकि आज किसी अन्य मामले को कोर्ट नहीं सुन रही है। कोर्ट जो है जजेज जो है अपने चैम्बर में चले गए और ऐसे में उनके पास तकरीबन अभी 45 मिनट का समय शेष है लंच होने में, तो उस दौरान हो सकता है फैसले को लिखवाया जाए, फैसले में बिल्कुल। अब इसका कानूनी पहलू जो है वो हम अब समझते हैं। सचिन, आप नजर बनाए रखें,
और अगर कुछ भी अपडेट आता है तो हम आपके पास आएंगे। राजेंद्र शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने हमारे सहयोगी सचिन को सुना होगा, क्या अब जो ब्रेक लिया गया है लंच का वो पहले ही ले लिया गया, क्योंकि अमूमन 1 बजे से ब्रेक होता है लंच का। क्या वाकई में अब फैसले की जो तैयारी है वो की जा रही है? क्योंकि जो दलीलें हैं वो ऑलमोस्ट सभी की तरफ से पूरी हो चुकी हैं। अभिषेक जी, हमारे मुख्य न्यायाधिपति महोदय बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, धैर्यता से उन्होंने सबको सुना है। दोनों बड़ी पार्टियों की तरफ से बहस हो चुकी है, उनको उन्होंने सुन लिया, दोनों तरफ से रिप्लाई रिजॉइंडर आ चुके थे। अब पार्टी बनने वाले जो व्यक्ति थे उनकी एप्लीकेशनों को सुनना था, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन अलाउ होगी। वैसे तो इसमें ऐसा कोई PIL तो थी नहीं जो उनको एप्लीकेंट बनाया जाना चाहिए था, है क्या? क्योंकि कोर्ट ने सोचा कि भाई इनको भी सुन लिया जाए, तो कोर्ट अब उनको 2 बजे सुन लेगी। क्या मुझे ऐसा लगता है कि इसके फैसले पर कल से ही कार्रवाई चल रही थी। चीफ साहब जब इसको सुन रहे थे तो वो एक एक पॉइंट नोट करते जा रहे थे, और उससे ऐसा लग रहा था कि वो इस फैसले को साथ साथ लिखाते भी जा रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि 2 बजे बाद मुश्किल से 10-15 मिनट बहस चलेगी इन एप्लीकेंटों की, और उसके बाद 4-4:30 बजे तक हर हालत में आज फैसला आ जाना चाहिए। ये तो एक पक्ष है कोर्ट का। दूसरा, मैं बहुत देर से पहले से भी कह रहा था कि जो मुद्दा है सचिन पायलट साहब वाला, या उनके साथ जो विधायक गए उनका, वो विधायक डर क्यों रहे हैं? वो आकर के सामने प्रेस में या जनता में या ये जयपुर में आकर के ये बात क्यों नहीं रख रहे ना, कि हम ठीक है, हम मुख्यमंत्री जी को नेता नहीं मानते, हम इनका सपोर्ट नहीं करना चाहते, हमने कोई चोरी थोड़ी करी है, बेईमानी थोड़ी करी है, तो आकर के ओपन आकर के अपनी बात को कहे तो सही सबके सामने। इसमें छुपने की बात कहाँ है? और यदि विधानसभा अध्यक्ष ने उनको नोटिस दिया भी है तो उनको जवाब भेजे, और उस जवाब पे तो उनका कार्रवाई करते हैं विधानसभा अध्यक्ष। ये तो उन पे निर्भर करता है, उनकी सोच क्या है, वो जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक ये स्पष्ट नहीं होगा, ये चीज तो क्लियर है। लेकिन एक और चीज, जिस तरीके से ये याचिका लगाई गई हाईकोर्ट में कि जो नोटिस है वो गलत है, वो असंवैधानिक है, एक तरीके से पायलट गुट की तरफ से कहा गया। क्या अगर अनुसूची 10 को जिसको चुनौती दी गई है, इसके लिए एक और चीज मैं अगर आपसे समझूं राजेंद्र जी, क्या इसमें एक पार्टी और क्योंकि मैंने कई एक आर्टिकल जहां पढ़ा उस पे कहा यह गया था कि इसमें शायद सचिन पायलट को एक और यह चीज करना चाहिए था कि केंद्र को भी एक पार्टी बनाने की जरूरत थी, केंद्र को भी पार्टी बनाया जाना चाहिए था, अगर आप इस क्लॉज को चुनौती दे रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यदि उनको इस बात को चुनौती देनी थी तो उनको केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाना चाहिए था। और कई राज्यों के नजीरे जो पेश हुई है अब तक इस बहस में, उसमें विधानसभा अध्यक्ष को जो पावर दिया गया है उसके बारे में भी खूब क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और हाई कोर्ट भी कहेगी। और जैसा भी अब ये जो फैसला आएगा उसमें भी एक नजीर पेश होगी, क्या विधानसभा अध्यक्ष नोटिस दे सकता था या नहीं दे सकते थे, क्योंकि अब तक की कई नजीरें जो ऐसी आई है उनमें यह है कि विधायकों ने इस्तीफा दे दिया या विधानसभा अध्यक्ष ने उनके ऊपर खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी, उसके बाद ये हुआ। ये इस मामले में थोड़ा सा हट करके है, क्योंकि इस मामले को भी थोड़ा प्रीमेच्योर माना जा रहा है। प्रीमेच्योर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी नोटिस ही दिया गया है, अभी इस पे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी। हमारे यहाँ भी हाईकोर्ट में कोई केस फाइल करते हैं और उस केस में यदि हमको स्टे नहीं मिलता है, सपोज करो जी, और हम एक नोटिस होता है और नोटिस जब अगली पार्टी को जाता है तो फिर कोर्ट जब तक वो पार्टी आकर के अपनी सुनवाई का उसको मौका नहीं देते हैं या वो सुनवाई नहीं करती है उसकी, तब तक वो कोई आदेश पारित नहीं करती। तो यहाँ भी यही स्थिति थी। विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस दिया है, विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस को जवाब दे देते, नोटिस पे जो भी वो कार्रवाई करते उसको फिर ये चैलेंज करते, हाई कोर्ट चैलेंज करते, सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करते। अब रही बात आज के इस पहलुओं में, अभी केडे साहब ने भी बताया था विधानसभा अध्यक्ष का वाला मामला, अक्सर वो पार्टी से बंधे होते हैं और पार्टी की वजह से इस तरीके से, ये बात बिल्कुल सही है। अब आज का समाज और आज का माहौल और आजकल का सोशल मीडिया, आज का मीडिया जिस तरीके से और लोगों की स्वार्थपने की, व्यक्तित्व की आदतें होगी, उस हिसाब से इनको देखते हुए मेरे ख्याल से लोकसभा को कोई कानून बनाना चाहिए और उसके लिए
लोकसभा अध्यक्ष की भी एक कमेटी होनी चाहिए। उस कमेटी में चलिए, सभी इसीलिए पक्ष मैंने के आपसे व्यक्ति हो पूछा था और राजेंद्र वही जी, फिर कि फैसला करें। यहाँ पे जरूरत थी कि केंद्र को भी अगर सचिन पायलट पार्टी बनाते तो शायद और चीजें आगे बढ़ सकती थी। अब एक चीज राजीव जी आपसे अगर मैं समझूं, जो ये पूरी ओवरऑल स्थिति बनी है, ऐसे में कहा यही जा रहा है कि सचिन पायलट को मीडिया के सामने आना चाहिए था या पार्टी फोरम पे जाना चाहिए था, और दलीलें ये दी जा रही हैं कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर के काम किया है। आपका अनुभव क्या कहता है कि सचिन पायलट ने जो एक जिक्र ये भी आया, हाईकोर्ट में ये बात भी कही गई कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसका उल्लंघन उन्होंने कहीं नहीं किया है, और यही चीज है, इसका जिक्र यहां पे हुआ। आपका अनुभव क्या कहता है कि सचिन पायलट को आज के डेट में भी कम से कम मीडिया के सामने या पार्टी फोरम पे जाकर के बात करनी चाहिए? परिस्थितियां इस ओर अब लग रहा है कि इशारा कर रही हैं। देखिए, निश्चित रूप से सचिन पायलट गुट को मीडिया और पार्टी के साथ ही अब जो स्पीकर का नोटिस है उसके जवाब में को भी देना चाहिए। उसमें जवाब में भी कई चीजें बातें सामने आ जाएगी। और जो कांग्रेस ने उनके गुट के और जो आरोप लगाया जिस ढंग से उनको किया है कि उनका आचरण पे उंगली उठाई गई है कि उनका आचरण कुछ समय से ऐसा चल रहा है कि वो दल विरोधी कार्यों में लगे हुए हैं, उसी तरीके की शिकायत वहाँ स्पीकर को दी गई है और उसी आधार पे स्पीकर ने नोटिस जारी किया है। उस बीच में आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से लग रहे हैं और काफ़ी चीज़ें सामने भी आ रही हैं। तो निश्चित रूप से जो सचिन पायलट का मतलब जो स्थिति थी, उनके पास शायद नंबर कम पड़ गए। तो अब वो स्थितियां कहीं संभालने में लग रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि वो मैं तो कांग्रेस में ही हूँ, मेरा कोई दल विरोधी आचरण नहीं रहा। लेकिन अब साफ तौर से सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनका अपने दल के प्रति जो आचरण था वो कहीं खिलाफत वाला था। तो उसी को आधार बना के अब कांग्रेस पार्टी कह रही है। अब जब कांग्रेस का एक मजबूत गुट जो अशोक गहलोत के नेतृत्व में है, उसके पास बहुमत पूरा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब ये सियासी अब जो अदालत के निर्णय पे सारा दारोमदार है, उसका फैसला क्या आता है, उसके बाद सारी गतिविधियां अलग ढंग से भी चलेंगी। तो निश्चित रूप से दोनों पक्ष अपनी अपनी कहीं तैयारियों में जुटे हुए हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने के आसार भी नजर आ रहे हैं। इस बीच में स्पीकर की क्या भूमिका रहती है? स्पीकर वाकई बड़े विद्वान हैं, उनको संसदीय लोकतंत्र का बड़ा अनुभव भी है और वो विपक्ष में भी रहे हैं, पक्ष में भी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, राज्य में मंत्री रहे। तो निश्चित रूप से जो उनका अनुभव है, वो उनका जो फैसला होगा, जो उनकी कार्रवाई होगी, तो उस पर भी निगाहें सबकी लगी रहेंगी। तो निश्चित रूप से सुमित, मैं ये कहूँगा कि आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति के अभी कई मोड़ और आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, कई मोड़ और भी आ सकते हैं। आरपी केडिया साहब, आपसे अगर मैं थोड़ा सा इन चीजों को समझूं, तो जिस तरीके से परिस्थिति बनी है, ऐसे में अमूमन हमने ये देखा है पिछले कुछ वक्त से कि न्यायपालिका और विधायिका दोनों अपने अपने क्षेत्राधिकार में ही रहे हैं। कभी भी दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश नहीं की है। पहले कुछ ऐसे मामले रहे हैं जिनमें एक दो मामला, अगर मैं आपके जहन में शायद याद हो, 1964 का केशव सिंह का मामला था, जहां पे लास्ट में जाकर के प्रधानमंत्री तक को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा था। आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि अमूमन हम यही देखते हैं कि पिछले कुछ वक्त से न्यायपालिका अपने क्षेत्राधिकार में रहती है और विधायिका जो है वो अपने क्षेत्राधिकार में रहती है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? सबसे पहले तो मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि जैसे मेरे साथी अधिवक्ता महोदय ने बताया कि केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि 10वीं अनुसूची को कई वायरस को चैलेंज नहीं किया है, उसके इंटरप्रिटेशन क्या सवाल है यहाँ। वो ये नहीं कह रहे कि 10वीं अनुसूची जो संविधान के विरुद्ध है इसको हटा दिया जाए, इसको समाप्त कर दिया जाए। प्रश्न इंटरप्रिटेशन का है। इंटरप्रिटेशन के लिए केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है, जहां तक मेरी सोच है। दूसरी बात, जो अभी आपने ये अध्यक्ष महोदय के बारे में बताया, अध्यक्ष महोदय संविधान के अनुसार ही काम करेंगे ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि ये विक्रमादित्य का सिंहासन है। इस पे बैठने के बाद में जो बुद्धि का जो संचालन होता है वो विक्रमादित्य करते हैं, वो कुर्सी करती है, वो व्यक्ति नहीं करता। इसलिए जो भी निर्णय होगा वो उचित निर्णय ही होगा।
नहीं केडिया साहब, एक चीज इसलिए क्योंकि आज देखिए हाईकोर्ट में अच्छा, भी जो मुकुल रोहतगी जो ने जो आपने है, मुकुल रोहतगी ने एक बात का जिक्र किया है जिसमें यह कहा गया है कि मदन दिलावर अगर एक याचिका लगाते हैं तो उस पर तुरंत नोटिस नहीं भेजा जाता है। इवन अभी तक उस पर कोई नोटिस जो है वो नहीं भेजा गया, लेकिन आज अगर नोटिस कोई याचिका लगाई गई है तो एक दिन में ही नोटिस कैसे भेज दिया गया? जल्दबाजी इतनी क्यों? इसके संदर्भ में मैं आपसे समझना चाह रहा था। बिल्कुल ये कार्रवाई जो है वो संदेह पैदा करती है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय को निष्पक्षता से उस जो पहले की जो एप्लीकेशन है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसे प्रारंभिक कदम उसे उठाने चाहिए थे, जवाब मांगा जाना चाहिए था। जिस तीव्र गति से इस एप्लीकेशन पे कार्रवाई की है उस गति से ही उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, ताकि निष्पक्षता हो। निष्पक्षता बने रहना ही नहीं आवश्यक है, बल्कि निष्पक्षता दिखे सबको, यह भी आवश्यक है। जहां तक 1964 के मामले का आपने उल्लेख किया, वो एक बड़ा दिलचस्प मामला है भारत की न्यायपालिका और विधायिका में टकराव का। बिल्कुल। केशव सिंह नाम के एक पत्रकार थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधानमंडल में पर्चे गिराए थे दर्शक दीर्घा से, और उस पर 15 दिन की सजा विधानमंडल ने दी थी। लखनऊ उच्च न्यायालय ने लखनऊ पीठ जो है उच्च न्यायालय की, उसके 2 न्यायाधीशों ने उस पर स्थगन आदेश जारी किया। इस पे विधानसभा ने कार्रवाई करते हुए उन दोनों न्यायाधीशों के विरुद्ध वारंट जारी कर दिया। तब वो दोनों न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय गए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभी विधायकों के नाम जो है वो वारंट जारी करने के आदेश जारी किए। इस पे विधानसभा ने सभी न्यायाधीशों के विरुद्ध वारंट जारी कर दिए। बिल्कुल, 28 न्यायाधीशों के तो खिलाफ और फिर जाकर के 30 न्यायाधीशों के पक्ष खिलाफ, तब जाकर के जवाहरलाल नेहरू को उसमें इंटरवीन करना पड़ा था, तब जाकर 27 न्यायाधीश थे, 27 के विरुद्ध वारंट जारी कर दिए। बिल्कुल। तब ये मामला पूरा मीडिया में आया तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और उन्होंने 143 जवाहरलाल नेहरू को भी भारत के इंटरवीन करना पड़ा राष्ट्रपति से था। अनुरोध किया कि वो उच्चतम न्यायालय से मार्गदर्शन प्राप्त करें। हाँ, अब एक चीज राजीव जैन साहब, अगर आपसे मैं, और भारत के न्यायाधीश, बिल्कुल, मैं केडिया साहब, ये बिल्कुल अपने आप में अनोखा केस ये रहा है केशव सिंह का। राजीव जैन साहब, एक चीज अब अगर मैं थोड़ा सा इसका राजनीतिक पहलू भी आपसे अगर समझूं, तो पहली बार कर्नाटक का आप मामला देखें, मध्य प्रदेश का आप मामला देखें, जब वहां पे ऐसी परिस्थिति बनी, रेड पड़ने शुरू हुए, आईटी के रेड पड़ने शुरू हुए, उसके बाद ईडी के, लेकिन यहां शायद पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो फ्रंट फुट पे है। पहली बार हम देख रहे हैं कि एसओजी पहुंच रही है मानेसर के होटल में, गुड़गांव के होटल में, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री तक को एसओजी का नोटिस जो है वो भेजा जाता है। तो शायद पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो फ्रंट फुट पे खेल रही है इस मामले में। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ जो राजस्थान में कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेल रही है, जो सरकार है वो पहले से ही कहीं ना कहीं सतर्क थी इस चीज़ को लेके, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले से ही कहते आ रहे थे कि साजिश हो रही है, उन तक सूचनाएं भी पहुंच रही थी। तो जो यहाँ की एजेंसियां, जैसे एसओजी का आपने जिक्र किया, वो पहुंच रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये राजस्थान सरकार सतर्क थी, इसी वजह से उसने अपनी सरकार बचा ली। कर्नाटक, मध्य प्रदेश जो स्थितियाँ हुई वहाँ सतर्कता इतनी नहीं बढ़ती गई। और राजस्थान में वैसे तो ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़े भी हैं इन दिनों, वो भी सक्रिय रही हैं, जो गहलोत के करीबी लोग थे उन पर हुआ है असर। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजस्थान की एजेंसियां, राजस्थान की सरकार पहली बार, मतलब जो देश में पिछले दिनों जितनी भी सरकारें की अदला बदली हुई, उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार, जो कांग्रेस सरकार है, पहली बार कहीं भाजपा पे हावी होती दिखी। और उसी कारण से कहीं भाजपा पहली बार बचाव की मुद्रा में आ रही है। कहीं केंद्रीय मंत्री का भी नाम आ रहा है, एजेंसी ने उनको भी नोटिस जारी किए हैं, कुछ विधायकों तक पहुंची है। दूसरे प्रदेशों में जहां दूसरे दल की शासित सरकारें हैं वहां तक भी पहुंच हो रही है एजेंसियों की। तो निश्चित रूप से राजस्थान का जो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पहली बार जो देखने में आ रहा है, कांग्रेस सरकार, जो केंद्र सरकार है या भाजपा है, उस पर कहीं ना कहीं हावी होती नजर आ रही है। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि अशोक गहलोत को जादूगर यूं ही नहीं कहा जाता है। ये चर्चा जारी रहेगी। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद
ये कवरेज जारी है और जानने की कोशिश करेंगे कि मंगल जो है वो किसका मंगलमय होगा।